हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करियर लाइव में। मैं शशिकांत सर संविधान के इस अगले पार्ट में आपके लिए लेकर आया हूं अनुसूचियां। अनुसूचियां 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 संविधान को अनुसूचियों में भी डिवाइड किया गया है और अनुसूचियों से हर परीक्षा में, चाहे वो स्टेट की परीक्षा हो, चाहे भारत सरकार की परीक्षा हो, किसी भी स्टेट की परीक्षा में यहां से सवाल पूछे जाते हैं। इसीलिए आज विशेष चर्चा अनुसूचियों पे की जाएगी। तो अनुसूचियां, पहली अनुसूची, पहली अनुसूची, पहली अनुसूची। संविधान जब बनकर तैयार हुआ और 26 नवंबर 1949 को संविधान के दस्तावेज पर 284 लोगों ने जब हस्ताक्षर किया था, तो उस समय संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थे। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थे। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन समय और परिस्थिति के आधार पर भारत के संविधान में संशोधन किए जाने की प्रक्रिया है। उसी के परिणाम स्वरूप 4 अनुसूचियों को और बढ़ा दिया गया। कब बढ़ाया गया, किस सन में बढ़ाया गया, किस संविधान संशोधन के बढ़ाया, किस संविधान संशोधन के द्वारा बढ़ाया गया, इस पे चर्चा की जाएगी। तो पहली अनुसूची में पहली अनुसूची जो अनुसूचियां पढ़ाया जा रहा है, प्रत्येक अनुसूची का अपना एक संबंध है। इसीलिए पहली अनुसूची का संबंध संघ और उसके राज्य क्षेत्र से है। संघ और उसके राज्य क्षेत्र। पहली अनुसूची, उसका संबंध संघ और उसके राज्य क्षेत्र से है। तो इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है। शासित 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है पहली अनुसूची। दूसरी अनुसूची का संबंध भारत के प्रमुख अधिकारियों का वेतन और भत्ते से संबंधित है। जैसे राष्ट्रपति का वेतन, उपराष्ट्रपति का वेतन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन, अन्य न्यायाधीश का वेतन, यानी जितने भी भारत के प्रमुख अधिकारी हैं, सबके वेतन से संबंधित अगर कोई अनुसूची है तो दूसरी अनुसूची है भारत के प्रमुख अधिकारियों का वेतन। अधिकारियों के वेतन। दूसरी अनुसूची में भारत के प्रमुख अधिकारियों के वेतन और भत्ते का उल्लेख है। भत्ते का उल्लेख, वेतन और भत्ते का उल्लेख। तीसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची का संबंध भारत के प्रमुख अधिकारियों का शपथ ग्रहण से संबंधित है। भारत के प्रमुख
अधिकारियों के शपथ ग्रहण से संबंधित है। भारत के प्रमुख अधिकारियों के शपथ ग्रहण। राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? अन्य न्यायाधीशों का शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? इसका वर्णन संविधान के तीसरी अनुसूची में है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए, जैसे मैंने बताया कि दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ते से संबंधित है, तो राष्ट्रपति का वेतन, उपराष्ट्रपति का वेतन, यानी देश के जितने भी प्रमुख अधिकारी हैं उनका वेतन से संबंध है। तो दूसरी अनुसूची, राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए प्रति माह, 5 लाख रुपए प्रति माह, और वार्षिक देखा जाए तो 60 लाख रुपए राष्ट्रपति का वेतन 60 लाख रुपए प्रति वार्षिक है। 60 लाख रुपए प्रति वार्षिक है। 60 लाख रुपए प्रति वार्षिक है। उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए प्रति माह है। 4 लाख रुपए प्रति माह है। इसके बाद जितना राष्ट्रपति का वेतन होता है उससे कम सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन होता है। इस तरह क्रमवार एक श्रृंखला है, उस आधार पर वेतन बांटा जाता है। वेतन से संबंधित अगली क्लास, स्पेशल वेतन से संबंधित क्लास आपके सामने लाई जाएगी, और वेतन से प्रत्येक परीक्षा में सवाल पूछा जाता है। पहली अनुसूची, दूसरी, तीसरी, चौथी अनुसूची पर चर्चा करेंगे। चौथी अनुसूची, चौथी अनुसूची का संबंध है राज्यसभा में, राज्यसभा में राज्यों का, राज्यसभा में राज्यों का सीट आवंटन। राज्यसभा में राज्यों का सीट आवंटन या बंटवारे से संबंधित है कि राज्यसभा में किस राज्यों को कितना सीट प्राप्त हुई है। तो राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का संबंध चौथी अनुसूची से है। पांचवी अनुसूची का संबंध देखा जाए, पांचवी अनुसूची, पांचवी अनुसूची का संबंध अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है पांचवी अनुसूची में। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इसके बाद छठवीं अनुसूची, छठवीं अनुसूची
छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख है। जाति क्षेत्रों के प्रशासन, अनुसूचित असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के बारे में उल्लेख है छठवीं अनुसूची में। तो अनुसूचियों से ये सवाल आता है। इसी पे एक प्रश्न आया कई बार कि किस राज्य का संबंध छठवीं अनुसूची से नहीं है। छठवीं अनुसूची से नहीं है। यूपी ट्रिपल एससी का ये सवाल है। यूपी ट्रिपल एससी में ये सवाल आया पिछली बार कि किस राज्य का संबंध छठवीं अनुसूची से नहीं है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, उड़ीसा। असम, मेघालय, त्रिपुरा और उड़ीसा, इसमें आपका सही जवाब होगा। जब यहाँ छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है तो उड़ीसा का उल्लेख नहीं है, तो आपका सही जवाब होगा उड़ीसा। आपका सही जवाब होगा उड़ीसा। इस प्रश्न को भी आप नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। छठवीं के बाद अब सातवीं अनुसूची पे चर्चा करेंगे। सातवीं अनुसूची, सातवीं अनुसूची का संबंध केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है। बंटवारे से संबंधित है। यानी सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारे का उल्लेख है। सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारे का उल्लेख है। अब इस बंटवारे में देखा जाए तो संघ सूची का उल्लेख है, राज्य सूची का उल्लेख है, राज्य सूची का उल्लेख है और समवर्ती सूची का उल्लेख है। समवर्ती सूची का उल्लेख है। जब संविधान बना मूल संविधान में तो देखा गया कि संघ सूची में कुल 97 विषय सम्मिलित थे। जब मूल संविधान बना तो संघ सूची में 97 विषय सम्मिलित थे, राज्य सूची में 66 विषय सम्मिलित थे और समवर्ती सूची में 47 विषय सम्मिलित थे। इसके बाद वर्तमान में इन सूचियों में विषयों को किसी अनुसूची में विषयों को घटा दिया गया, किसी अनुसूची में विषयों को बढ़ा दिया गया। समय और परिस्थिति के आधार पर इसमें बदलाव किया गया। तो संघ सूची में 97 विषय से बढ़कर उसमें विषयों की संख्या 100 कर दी गई। 66 में विषयों की संख्या 66 से घटाकर राज्य सूची में 61 कर दी गई और समवर्ती सूची में विषयों की संख्या 47 है और 47 को बढ़ाकर 52 कर दिया गया। 52 कर दिया गया है। तो सवाल भी कई बार पूछा जाता है कि संघ सातवीं अनुसूची में 3 विषयों का उल्लेख है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो उसमें वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं, ये सवाल पूछा जाता है। राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं, ये सवाल पूछा जाता है। और समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं, ये सवाल पूछा जाता है। इसके बाद देखा जाए तो शिक्षा, वन,
मापतौल जनसंख्या नियंत्रण, शिक्षा, वन, मापतौल, जनसंख्या नियंत्रण, यह समवर्ती सूची का विषय है। यह परीक्षा में बार बार पूछा गया। स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं, समवर्ती सूची का। चलिए, 7वीं अनुसूची के बाद नंबर आता है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची का संबंध भाषाओं से है। भाषाओं से है। 8वीं अनुसूची का संबंध भाषाओं से है। जब संविधान बनकर तैयार हुआ उस समय उसमें कुल 14 भाषाओं का उल्लेख था। उस समय कुल प्रारंभ में 14 भाषाओं का उल्लेख था। 14 भाषाओं का उल्लेख था। 14 भाषाओं का उल्लेख था। लेकिन समय और परिस्थिति के आधार पर भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो पहली बार 21वें संविधान संशोधन के द्वारा, 21वें संविधान संशोधन के द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया। और सिंधी को जब जोड़ा गया तो 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया। 15वीं भाषा के रूप में, 15वीं भाषा के रूप में। सवाल भी ये आता है कि 15वीं भाषा के रूप में किस भाषा को जोड़ा गया? तो 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को जोड़ा गया 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसके बाद देखा जाए तो 71वें संविधान संशोधन के द्वारा, 71वें संविधान संशोधन के द्वारा, 21वें संविधान संशोधन के द्वारा नेपाली, मैथिली, नहीं सॉरी, 71वें संविधान संशोधन के द्वारा नेपाली, कोकड़ी और मणिपुरी भाषा को जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन के द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोकड़ी को जोड़ा गया। कोकड़ी भाषा, नेपाली, मणिपुरी और कोकड़ी भाषा को 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया 8वीं अनुसूची में। इसको एक ट्रिक बनाया गया है, नमक, यानी 71वें संविधान संशोधन के द्वारा किसे जोड़ा गया? नमक को जोड़ा गया। नेपाली, मणिपुरी और कोकड़ी भाषा को जोड़ा गया। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस भाषा को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया और अगले भाषा में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा किसे किसे जोड़ा गया। चलिए, इसके बाद 92वें संविधान संशोधन के द्वारा, 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 92वें संविधान संशोधन के द्वारा, संशोधन के द्वारा 92वें संविधान संशोधन के द्वारा बोडो,
92वें संविधान संशोधन के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया 92वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है अपने इस YouTube चैनल पे। ऑफलाइन कक्षा में तो बहुत चर्चित ये रहा है, तो अपने YouTube चैनल पे आज इसे प्रसारित किया जा रहा है। BSDM यानी बिहार का SDM, बिहार का SDM भाषा को जोड़ा गया। तो B मीन्स बोडो, यस मीन्स संथाली और डी मीन्स डोगरी और यम मीन्स मैथिली। BSDM आप याद करेंगे, BSDM को 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। यहां से सवाल आता है। चलिए अगला, 8वीं अनुसूची के बाद 9वीं अनुसूची की चर्चा करते हैं। 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची का संबंध भूमि अधिग्रहण और जमींदारी उन्मूलन से इसका संबंध है। भूमि अधिग्रहण और जमींदारी उन्मूलन, जमींदारी उन्मूलन, जमींदारी उन्मूलन। इसका मूल रूप से संबंध भूमि अधिग्रहण से है, लेकिन इसी के आधार पर आगे चलकर जमींदारी उन्मूलन जैसा बड़ा कार्य देश में हुआ और जमींदारों की जो हैसियत थी सरकार ने कानून बनाकर उसको समाप्त कर दिया। और 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन के द्वारा, पहले संविधान संशोधन के द्वारा पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था और पहली अनुसूची जोड़ी गई। पहले संविधान संशोधन के द्वारा पहली अनुसूची जोड़ी गई और पहली अनुसूची के रूप में 9वीं अनुसूची थी और इसे पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया 1951 में। और इसका संबंध भूमि अधिग्रहण से है और इसी के द्वारा आगे चलकर जमींदारी उन्मूलन जैसा बड़ा कार्य हुआ। और इसमें कुल इसमें सम्मिलित विषय है 284। इसमें से 284 विषयों को सम्मिलित किया गया और यह न्यायालय के न्याय योग्य से बाहर है। 9वीं अनुसूची न्याय योग्य से बाहर है, न्याय योग्य नहीं है, यह न्याय योग्य नहीं है। 9वीं अनुसूची न्याय योग्य नहीं है, लेकिन न्यायालय ने कहा कि यदि यह 9वीं अनुसूची में जितने विषय सम्मिलित हैं भूमि अधिग्रहण से संबंधित है, यदि इसमें से कोई भी 284 विषयों में से कोई भी विषय यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, अमानवीय व्यवहार करता है, तो इस पर न्याय कार्य करेगा, यानी इस पर यह न्यायालय जा सकता है, इसे न्यायालय ले जा सकते हैं, इसे न्यायालय ले जा सकते हैं। आगे 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल कानून से है और इसे 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 52वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ा गया, 1985 में जोड़ा गया। यानी 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ा गया और इसका संबंध दल बदल से है, इसका संबंध दल बदल से है, इसका संबंध दल बदल से है। यह इसलिए जोड़ा गया कि देश में राजनीतिक अस्थिरता को दूर करने के लिए हुआ ऐसा, देश में ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई कि बड़ा दल यदि बहुमत नहीं पाता तो छोटे दलों को पैसा, लोभ, लालच या मिनिस्ट्री देकर और उसे अपने तरफ मिला लेता था। इससे चलते देश में कई बार ऐसी राजनीतिक अस्थिरता का दौर आया।
या सरकार बनाने के लिए कोई भी दल दूसरे दल के साथ संबंध नहीं बना पाया। इसी ढेर सारे बिंदुओं को देखते हुए सरकार ने आगे चलकर 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल को 10वीं अनुसूची में सम्मिलित किया। ग्यारहवीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची इससे 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया 1992 में, यानी 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ा गया और यह पंचायती राज से संबंधित है। इसका संबंध पंचायती राज से है, इसका संबंध पंचायती राज से, यानी 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायती राज से है और 11वीं अनुसूची में 29 विषयों का उल्लेख है। 11वीं अनुसूची में 29 विषयों को सम्मिलित किया गया, 29 विषयों को सम्मिलित किया गया, 29 विषयों को सम्मिलित किया गया है, सम्मिलित किया गया है, 29 विषयों को सम्मिलित किया गया है। परीक्षा में यह सवाल बार बार पूछा गया कि पंचायती राज को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। पंचायती राज में कुल कितने विषय सम्मिलित हैं, तो पंचायती राज में कुल 29 विषय सम्मिलित हैं। इसके बावजूद भी देखा गया तो पंचायती राज का जो कार्यक्रम देश में चला, सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को महात्मा गांधी के सम्मान में उनके जन्म दिवस की तिथि पर राजस्थान के नागौर नामक जनपद से पंचायती राज की शुरुआत की जाती है। पंचायती राज की शुरुआत पहली बार, पंचायती राज की शुरुआत पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सम्मान में उनके जन्म दिवस, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था और उसी दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म हुआ था। इसलिए ये दोनों महापुरुषों का जन्मदिन की तिथि एक ही है, 2 अक्टूबर। तो महात्मा गांधी के सम्मान में चूंकि गांधी जी ग्राम गणराज्य के समर्थक थे, ग्राम गणराज्य के गांधी जी समर्थक थे और गांधी जी का यह विचार था कि गांव मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। इसीलिए 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर नामक स्थान से पंचायती राज की शुरुआत की जाती है। अब पंचायती राज को और व्यवस्थित करने के लिए देखा गया कई बार कई आयोग और समितियों का गठन किया गया, कई आयोग और समितियों का गठन किया गया। तो पंचायती राज कैसा हो, उसका स्वरूप क्या हो, कितने चरण में हो, इसको ध्यान में रखते हुए जब समिति बनाई गई तो सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति बनी, बलवंत राय मेहता समिति। और बलवंत राय मेहता समिति, जब बलवंत राय मेहता समिति बनती है तो बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पंचायती राज का त्रिचरण होना चाहिए, त्रिस्तरीय होना चाहिए। इसीलिए आगे चलकर पंचायती राज की शुरुआत सरकार ने बलवंत राय मेहता की रिपोर्ट के आधार पर त्रिस्तरीय बना दिया। तो भारत में पंचायती राज त्रिस्तरीय है और इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि त्रिस्तरीय होना चाहिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज, त्रिस्तरीय पंचायती राज होना चाहिए, पंचायती राज। लेकिन इसके बाद एक और आयोग बनाया गया, अशोक मेहता समिति बनाई गई और अशोक मेहता समिति ने कहा अपनी रिपोर्ट में कि पंचायती राज 2 स्तरीय होना चाहिए। अशोक मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पंचायती राज 2 स्तरीय होना चाहिए, द्विस्तरीय।
द्विस्तरीय। परीक्षा में कई बार सवाल पूछा गया है कि किस समिति ने अपनी रिपोर्ट में पंचायती राज को द्विस्तरीय बनाने का विचार दिया, तो इसका सही जवाब होगा अशोक मेहता। और किस समिति ने त्रिस्तरीय बनाने का सुझाव दिया, तो बलवंत राय मेहता। और बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट को भारत सरकार ने स्वीकार किया और पंचायती राज को त्रिस्तरीय बना दिया। इसके बाद पंचायती राज कार्यक्रम जारी रहा। अब उसे संवैधानिक दर्जा एमएल सिंघवी समिति की रिपोर्ट के आधार पर दिया गया। एमएल सिंघवी समिति एमएल सिंघवी समिति की रिपोर्ट के आधार पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अब चर्चा करते हैं 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची का संबंध नगर निगम से है, नगर पालिका से है, नगर पालिका से है। 12वीं अनुसूची का संबंध नगर पालिका से है और संविधान में इसे 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 74वें संविधान संशोधन के द्वारा चौहत्तरवें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ा गया और इसमें विषयों की संख्या 18 है। इसमें विषयों की संख्या 18 है। तो छात्रों, ये अनुसूचियों से संबंधित जितना विस्तृत वर्णन करना था मैंने आपके लिए किया है और अनुसूचियों से प्रत्येक परीक्षा में सवाल पूछा जाता है। एक बार फिर हमारे साथ आप रिपीट कर सकते हैं अनुसूचियां। जैसे पहले अनुसूची का संबंध है संघ और उसके राज्य क्षेत्र से। दूसरे अनुसूची का संबंध है भारत के प्रमुख अधिकारियों के वेतन और भत्ते से संबंधित है। तीसरी अनुसूची का संबंध है कि भारत के प्रमुख अधिकारियों के शपथ ग्रहण से संबंधित है। चौथी अनुसूची का संबंध है राज्यसभा में राज्यों के सीटों का आवंटन है। पांचवी अनुसूची का संबंध है अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में। छठवीं अनुसूची का संबंध है कि असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम मिजोरम के जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है। उसके बाद सातवीं अनुसूची का संबंध है केंद्र और राज्य के सीटों का बंटवारा। केंद्र और राज्य के सीटों का बंटवारा। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। इसके बाद 8वीं अनुसूची का संबंध भाषा से है। आपको मैंने बताया कि 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी जोड़ा गया, 71वें के द्वारा नेपाली और मणिपुरी और कोंकणी जोड़ा गया और 92वें के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। और 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल से संबंधित है। देश में राजनीतिक स्थिरता को रोकने के लिए 52वें संविधान संशोधन के द्वारा सरकार ने 1985 में 10वीं अनुसूची को जोड़ा। इसके बाद 11वीं अनुसूची का नंबर आता है पंचायती राज से संबंधित है और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और इसका संबंध पंचायत चुनाव कराने से है और भारत सरकार ने त्रिस्तरीय चुनाव प्रणाली को स्वीकार किया। इसके बाद संबंध आता है 12वीं अनुसूची का और 12वीं अनुसूची का संबंध नगर पालिका से है और इसे 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया।
ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपनी कॉपी कलम उठाइए और अपने कॉपी पर इसे नोट बना लीजिए और इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और मेरे साथ इसका उच्चारण भी करके आप कंठस्थ करके और तैयार कर सकते हैं और प्रत्येक परीक्षा में आपकी मदद करेगा। और यहाँ से जो भी सवाल आएगा मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी इस वीडियो को आप देखते हैं और मेरे बनाए हुए हर पार्ट को संविधान से संबंधित जो बनाया गया है उसे आप देखते हैं तो अनिवार्य रूप से आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता और आप नंबर 1 स्थान पर पूरी परीक्षा में अपने आप को पाएंगे और आप निश्चित रूप से सफल होंगे। यही मेरी आपके लिए शुभकामना है। नमस्कार, थैंक यू।